प्रधानमंत्री मोदी दीपोत्सव पर पहली बार 23 अक्टूबर को अयोध्या जा रहे हैं। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और इस बार के दौरे में वो अयोध्या को कई उपहार भी देंगे, जो कि करोड़ों का उपहार बताया जा रहा है। तो लखनऊ में अयोध्या गोरखपुर 6 लेन का होगा। अयोध्या के चारों तरफ 4 लेन मार्ग भी बनाया जाएगा। अयोध्या के चारों तरफ इसका निर्माण किया जाएगा। 70 किलोमीटर रिंग रोड का निर्माण होगा। 1500 करोड़ के 3 पथ का शिलान्यास होगा। भक्तों को राम जन्मभूमि तक पहुंचने में आसानी होगी। गांव में सीवर लाइन के विस्तार का खाका भी लगभग तैयार हो चुका है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की पहले फेज का उद्घाटन भी इस दौरान संभव है और साथ ही सरयू तट पर बने पार्क का शिलान्यास भी संभव है। तो दिवाली पर पीएम मोदी बम्पर गिफ्ट लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। आपको पूरी रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि पीएम का क्या क्या कार्यक्रम है और क्या तोहफे अयोध्या वासियों को मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं राम काज करने, राम काज की प्रगति देखने, प्रभु राम लला के दर्शन करने और अयोध्या वासियों को उपहार देने। 23 अक्टूबर को सरयू की आरती और दीपोत्सव का शुभ संयोग बना है। पिछले 5 साल सीएम योगी खुद सरयू की आरती करते थे, लेकिन इस बार की दिवाली रिकॉर्ड वाली होगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बार सरयू की आरती उतारेंगे। पीएम मोदी का अयोध्या दौरा कई मायनों में खास है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी अपने साथ इस बार अयोध्या वासियों के लिए ढेर सारा उपहार लेकर आने वाले हैं। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक की लिस्ट तैयार हो गई है। लखनऊ से अयोध्या होकर गोरखपुर जाने वाले 4 लेन को बढ़ाकर 6 लेन बनाया जाना है। इस कार्य योजना का डीपीआर बनकर तैयार हो गया है। इसके बनने के बाद अयोध्या आने वाले राम भक्तों को ट्रैफिक की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। पीएम मोदी के गिफ्ट वाले पिटारे में अयोध्या के लिए रिंग रोड की योजना भी है। अयोध्या के चारों ओर 70 किलोमीटर लंबा 4 लेन मार्ग बनेगा। पहले से तैयार अयोध्या के रिंग रोड की योजना को भी पीएम मोदी हरी झंडी देंगे। इससे अयोध्या के आसपास के गांव की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और अयोध्या धाम को जाम से मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, 1500 करोड़ के 3 पथ का शिलान्यास भी होना है। ये तीनों मार्ग अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों को सीधे राम जन्मभूमि पहुंचाएंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इसका शिलान्यास कर सकते हैं। ये तीनों पथ राम मंदिर निर्माण दिसंबर 2023 से पहले बनकर हर हाल में तैयार किए जाने हैं। राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या नगर निगम का विस्तार हुआ है। इस विस्तारित क्षेत्र के गांव में सीवर लाइन के लिए विस्तार का खाका तैयार हो चुका है। अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए इन गांवों में सीवर सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इसकी भी घोषणा करेंगे। तो दूसरी तरफ अयोध्या रेलवे स्टेशन के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। पीएम पहले फेज का उद्घाटन और दूसरे के निर्माण कार्य की घोषणा कर सकते हैं। राम भक्त पीएम मोदी के दौरे से पहले अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सीएम योगी खुद अयोध्या पहुंचकर कार्यक्रम स्थल और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि 5 साल में पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू की आरती करेंगे और 17 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लगातार 5 सालों से अयोध्या में होता आ रहा दीपोत्सव इस बार और भी भव्य होने वाला है। 17 लाख दिए जलाने का नया कीर्तिमान स्थापित होगा। लेकिन इस बार खास बात यह है कि पीएम मोदी पहली बार इस भव्य दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। तो आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या की रिकॉर्ड वाली दिवाली समझ लीजिए। कब कितने दीपक जले हैं। साल 2017 की बात करें तो 1,80,000 दिए जलाए गए। साल 2018 में इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई और 3,01,153 दिए जलाए गए। बात 2019 की करें तो 5,50,000 दीपक इस दौरान जले। 2020 में ये संख्या 5,51,000 दियों की रही।
2021 की बात करें तो 12 लाख से अधिक दिए जलाए गए और इस साल यानी साल 2022 में 17 लाख दिए जलाने का लक्ष्य तय किया गया है। तो इस बार की दिवाली किन मायनों में खास है, आपको पूरी रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जगमग होगी प्रभु राम की नगरी। भव्य दीपोत्सव के लिए तैयार अयोध्या। सत्रह लाख दियों से सजेंगे सरयू के घाट। दीपावली की बच्ची हैं, दिया जलाने का बिछाने का कार्य हमारा जो है वो 21 तारीख से शुरू हो जाएगा और 22 तारीख को वो पूर्ण कर लिया जाएगा। 23 तारीख को सुबह से तेल और बत्ती लगाना शुरू कर दिया जाएगा। सारी तैयारियां हो गई हैं। दीपोत्सव की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 17 लाख दिए, तेल, घी, बाती सभी पहुंच चुके हैं। इस बार आगरा में बने दियों से भगवान राम की धरती जगमग होगी। आगरा से लाखों दिए अयोध्या पहुंचाए गए हैं। आगरा के पचकुइया क्षेत्र में है, यहाँ पर जो पूरी बस्ती है, कुम्हारियों की ये पूरी बस्ती है जहाँ पर दीपक बनाए जा रहे हैं। खास बात ये है कि अयोध्या में के लाखों के हिसाब से यहाँ पर दीपक बनाने का ऑर्डर इन लोगों को मिला है और इन लोगों में खुशी की लहर है। खुशी है हमें, राम जन्मभूमि जगमगाएगी तो हमारा देश भी जगमगाएगा। कोरोना काल के बाद में जब प्रथम बार इतने बड़े स्तर पर जो दीपक का ऑर्डर मिला है तो कुंभकारों के घर में चेहरे पर इस बार खुशी है और लगता है कि कुंभकार भी इस बार अयोध्या जैसी दिवाली आगरा में मनाएगा। दीपोत्सव पर राम कथा पार्क के मुख्य मंच, भजन संध्या स्थल, रामघाट, बड़ी देवकाली, गुप्तार घाट और भरतकुंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8 देशों और 10 प्रदेशों से लगभग 1900 से अधिक कलाकार हिस्सा लेंगे और रामलीलाओं का मंचन करेंगे। रामनगरी में छठवां दीपोत्सव है। इस दीपोत्सव में प्रधानमंत्री का आगमन है, लिहाजा अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अयोध्या में बड़ी संख्या में पीएसी, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस के अलावा 12 से ज़्यादा खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सबसे ज़्यादा अहम होगा अयोध्या के जो धार्मिक स्थल हैं, उसके अलावा दीपोत्सव स्थल और रामकथा पार्क की सुरक्षा विशेष रखी जाएगी। जिन जगहों पर प्रधानमंत्री को जाना है, जिन रोड से प्रधानमंत्री को जाना है, उन तमाम सड़कों पर रूट डाइवर्जन किया जाएगा। एक बार फिर अयोध्या त्रेता की अयोध्या की तरह नजर आएगी, जब राम की पैड़ी समेत सरयू के घाट, अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिर लाखों दियों से जगमग हो उठेंगे। त्रेता की अयोध्या दिखाई जाएगी। जो दृश्य होगा वो बेहद खूबसूरत होगा। जो तैयारियां हैं वो बेहद भव्य होगी। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरीके से सजाया जाएगा। जगह जगह प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या पलक फावड़े बिछाए हुए है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और चलिए प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे की पूरी टाइमलाइन भी जान लीजिए। 23 अक्टूबर शाम 4:55 पर भगवान रामलला के दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम को 5:05 पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का दौरा उनका करने का कार्यक्रम है। उसके अलावा शाम को 5:40 पर भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे। इसके बाद शाम 6:25 पर सरयू घाट पर आरती में शामिल होंगे और शाम 6:40 पर दीपोत्सव में शिरकत करेंगे। और शाम को 7:25 पर ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी देखेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी दीपोत्सव में शामिल होने से पहले 21 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां केदार और बद्रीनाथ धाम के दर्शन पूजन करेंगे। तो क्या है पीएम के उत्तराखंड दौरे का पूरा प्लान, आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 21 अक्टूबर को पीएम मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाएंगे। बद्रीनाथ में कई सड़कों के साथ साथ हेमकुंड रोपवे और केदारनाथ में केबल कार का शिलान्यास करेंगे। श्री जी का आगमन यहाँ पर 21 तारीख को है, जहाँ वो 2-3 सड़कों का शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं हेमकुंड रोपवे का भी शिलान्यास उस दिन होने वाला है, जो कि हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना होगी। वहीं केदारनाथ धाम भी जाएंगे, वहाँ पर भी उस दिन जो केदारनाथ पर केबल कार का उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम है। 21 अक्टूबर को पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे केदारनाथ के दर्शन पूजन करेंगे।
सुबह 9 बजे केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे। सुबह 9:10 पर शंकराचार्य समाधि दर्शन करेंगे। सुबह 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे। सुबह 9:45 पर सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे। सुबह 11:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 12:05 पर बद्रीनाथ कॉरिडोर निर्माण का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12:30 बजे माड़ा गांव में जनसभा करेंगे और दोपहर 2 बजे बद्रीनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम को पीएम मोदी बद्रीनाथ में होने वाले निर्माण कार्य का प्रेजेंटेशन देखेंगे। फिर रात्रि विश्राम के बाद 22 अक्टूबर को सुबह बद्रीनाथ से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम तक सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। बद्री विशाल के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री भारत चीन सीमा से लगे हुए अंतिम गांव माड़ा पहुंचेंगे, जहां पीएम। तो देश भर में जनसंख्या नीति को लेकर बहस चल रही है। केंद्र सरकार के मंत्री हो या फिर तमाम सामाजिक संगठन जनसंख्या नीति को लेकर देश की जरूरत इसे बता रहे हैं। ऐसे में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले प्रयागराज में चल रहे संघ की 4 दिवसीय बैठक में फिर से जनसंख्या नीति को लेकर बयान देते नजर आए। होसबोले ने क्या कहा वो आपको बताएं। तो देश में सब पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति बननी चाहिए, ये उन्होंने कहा। मंत्रांतरण के होने से हिंदुओं की संख्या घट रही है, जिसकी वजह से डेमोग्राफिक बदलाव भी आ रहे हैं, जो ठीक नहीं है। धर्मांतरण का जिक्र किया उन्होंने, कहा कि इसको भी रोकना बहुत जरूरी है। देश के कई हिस्सों में धर्मांतरण की साजिश चल रही है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ की भी कोशिश की जा रही है। सर कार्यवाह ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण कई देशों में विभाजन की नौबत आ गई है। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन भी जनसंख्या असंतुलन के कारण हो चुका है। जनसंख्या असंतुलन एक संख्या के दृष्टि से, जैसे एक परिवार में कितने रहने चाहिए, 2.1 से अधिक रहने चाहिए एक परिवार में संख्या, अब वो 1.9 से कम हो गया है। ये पिछले 10-20 वर्षों में ऐसे हुआ है। एक 3 भी था। अब कुछ समय पहले जनसंख्या के नियंत्रण करने के लिए प्रयत्न करके सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के प्रयत्न 40-50 साल पहले ही प्रारंभ हुआ था। तो इस के होने से मैंने जैसे कहा, आने वाले वर्षों में बच्चों के, युवकों की संख्या कम होकर बूढ़ों की संख्या के अनुपात ज़्यादा होने की संभावना आने वाले 30 वर्षों में, 40 वर्षों में एक असंतुलन है। दूसरा है, हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को, दूसरा घुसपैठी बांग्लादेश से, बांग्लादेश से, उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार वगैरह देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था वहाँ। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास वहाँ तो हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए हैं। तो इन कारणों से वहाँ के सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तनाव पैदा होते हैं। तो ये तीनों कारण हैं जनसंख्या के असंतुलन के, जब हम कहते हैं। तो संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद देश में एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहस शुरू हो गई है। बीजेपी अक्सर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून लाने की बात करती रही है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि भारत में 5 दशक में किस धर्म की आबादी कितनी तेजी से बढ़ी है। ये भी हम आपको विस्तार से समझाते हैं। साल 1961 से 1971 के दशक की बात करें तो हिंदुओं की आबादी 45 करोड़ 32 लाख थी। ग्रोथ रेट इस दौरान था 24%। तो वहीं मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो 6 करोड़ 14 लाख थी और ग्रोथ रेट था 31%। और इसके साथ ही साल 1971 की बात करें, 1971 से 1981 तक की बात करें तो हिंदुओं की आबादी इस दौरान 54 करोड़ 97 लाख और ग्रोथ रेट इस दौरान 21%। तो वहीं मुस्लिम की आबादी की बात करें तो ये थी 7 करोड़ 55 लाख, ग्रोथ रेट 23%।
उसके आगे बढ़ते हैं। 1981 से लेकर 1991 का जो दशक था उसमें हिंदुओं की आबादी 68 करोड़ 78 लाख थी और ग्रोथ रेट था 25%। वहीं मुस्लिमों की आबादी 10 करोड़ 15 लाख थी और ग्रोथ रेट बढ़कर 35% पहुंच गया। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए 1991 से 2001 तक की बात करें तो हिंदुओं की आबादी यहां पर 82 करोड़ 75 लाख, ग्रोथ रेट 20%। वहीं मुस्लिम आबादी की बात करें तो यहां पर 13 करोड़ 81 लाख, ग्रोथ रेट था 36%। साल 2001 से लेकर 2011 में हिंदुओं की आबादी 96 करोड़ 62 लाख थी और ग्रोथ रेट था 27%। तो वहीं मुस्लिमों की आबादी 17 करोड़ 22 लाख और ग्रोथ रेट 25%। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंचे और मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया। अखिलेश यादव प्रयागराज के संगम तट पर परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे। यहां पर पूजा विधि संपन्न करवाने के बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को उन्होंने गंगा में प्रवाहित किया। इससे पहले अखिलेश यादव ने हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन किया था। 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं नेताजी के निधन से लेकर अस्थि विसर्जन तक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन सभी तस्वीरों में पूरा परिवार एक साथ है, लेकिन शिवपाल और अखिलेश के बीच मतभेद से साथ एक बार फिर से सवाल उठने लगे। मुलायम सिंह राजनीति का वो किरदार जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। एक शख्सियत जिसने जमीन से उठकर सियासत के आसमान पर अपना नाम लिखा, वो आज संगम में विलीन हो गया। मुलायम सिंह यादव का अस्थि कलश विसर्जन प्रयागराज के संगम में किया गया। पिता का अस्थि कलश लेकर अखिलेश यादव सुबह ही प्रयागराज पहुंच गए थे और अब गंगा यमुना के संगम में मुलायम सिंह की अस्थियों को प्रवाहित किया। इस दौरान पूरा परिवार अखिलेश के साथ नजर आया। जिस मिट्टी में गरीबों, किसानों, पिछड़ों के मसीहा ने जन्म लिया था, जहां बचपन देखा, जहां संघर्ष देखा और जिस मिट्टी से उठकर वो सियासत के शिखर तक पहुंचे, उसी मिट्टी में समाये उनकी अस्थि को कर्मकांड के बाद गंगा यमुना के संगम में प्रवाहित कर दिया गया। और फिर बारी बारी से सबने संगम तट पर डुबकी लगाई और नेताजी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए यादव परिवार के साथ पूरा सेफई प्रयागराज में नजर आया। आंखों में नमी, दिल में गम और जुबां पर मुलायम नाम गूंज रहा था। मुलायम सिंह सियासत की आकाश गंगा का वो सितारा थे जो गर्दिश में भी टिमटिमाते रहे। इससे पहले हरिद्वार में 17 अक्टूबर को अखिलेश और बहू डिंपल समेत परिवार के 20 लोग गंगा तट पर पहुंचे और नेताजी की अस्थि विसर्जन के साथ अंतिम क्रिया पूरी की। उस दौरान भी अखिलेश के साथ चाचा शिवपाल यादव और अन्य परिजन हर कदम पर साथ रहे। पिंडदान हुआ, उसके बाद अस्थियां विसर्जित की गई। पूरे परिवार ने, अखिलेश यादव ने गंगा में स्नान किया और त्रिवेणी की धारा में नेताजी के लिए मौत की कामना की। और इसके बाद अब यहाँ से पूरा परिवार सफाई के लिए रवाना हो गया है। तो घाट से बमरौली एयरपोर्ट और वहां से सफाई के लिए पूरा परिवार रवाना हो गया है। हरिद्वार से शुरू हुई नेताजी की गंगा यात्रा प्रयागराज में आज खत्म हो गई और इसी के साथ यादव परिवार ने अस्थि विसर्जन के साथ अंतिम क्रिया पूरी कर ली। नेताजी संगम में विलीन हो गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी, क्योंकि चिता की आग से भी ज्यादा ताप था उनकी सियासत का। शायद इसलिए मुलायम नहीं रहे, लेकिन ये नाम और यादें आग से भाप बनकर जर्रे जर्रे से जुड़कर अजर अमर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो संगम में अस्थि विसर्जन के बाद मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने कहा कि पूरा परिवार एक साथ है, तो वहीं ओपी राजभर ने कहा कि सबको साथ मिलकर ही रहना चाहिए।
अब देखते रहिएगा कैसे सपोर्ट करेंगे। मैं बैठ जाऊँ। एक बात, एक चर्चा चूंकि अब जरूर हो रही है कि जिस तरीके से अखिलेश जी और उनके चाचा शिवपाल यादव जी, अब उनको एक पॉलिटिकल सवाल ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है इस समय, है ना? इस समय क्योंकि सब लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल सहयोग पूरा है, परिवार एक है, सहयोग है। अब देखिए उनका विषय है, परिवार को एकजुट रहना चाहिए। बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता है, इस नाते परिवार को एकजुट रहना चाहिए। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले इमरान मसूद ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है। अब उन्होंने बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीएसपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने का उन्होंने जो प्रयोग किया था वो पूरी तरीके से विफल रहा। यूपी में बीएसपी के अलावा कोई ऐसा विकल्प उन्हें नजर नहीं आता, तो बीजेपी को एक मजबूत विकल्प, जो बीजेपी के सामने एक मजबूत विकल्प बन सके, इसलिए उन्होंने मायावती के साथ आने का अब फैसला किया है। इमरान मसूद के बीएसपी में शामिल होने के बाद मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, उसका निचोड़ भी अब आपको समझाते हैं। तो मायावती ने क्या कहा आपको बता दें। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव से पहले बीएसपी में इमरान मसूद यूपी की राजनीति के लिए शुभ संकेत हैं। मुस्लिम समाज को यकीन है बीएसपी जरूरी, धार्मिक स्वतंत्रता बीएसपी में ही संभव है। इमरान को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, बहन जी से मेरी दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी और आज यहाँ औपचारिक रूप से मैंने बहन जी के समक्ष बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है और बहन जी से मैंने विस्तृत चर्चा दिल्ली में भी की थी और आज भी काफ़ी देर मेरी बात हुई है। बहन जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है जहाँ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वैचारिक लड़ाई के अंदर कामयाब हो सके। क्या एजेंडा रहा, किन बातों को लेकर के ज्वाइनिंग रही, क्योंकि इमरान मसूद पश्चिमी यूपी का एक बड़ा नाम है, किन बातों पर सहमति बनी है बहन जी से? 24 का चुनाव भी निकट है। देखिए, बहन जी से केवल एक ही बात बहन जी की मैंने कही और वही बात आपसे भी दोहरा रहा हूँ कि मैं इस मूवमेंट को, जो मूवमेंट बहन जी का है, इस मूवमेंट को ताकत देने के लिए आया हूँ। क्योंकि और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Headlines presented by